हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 74 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान विषय से और आज भी हम इसमें पाठ 4 चुनावी राजनीति को जारी रख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आज के टॉपिक हैं जिसमें सबसे पहले है कि हमारी चुनाव प्रणाली क्या है, आम चुनाव क्या होते हैं, उपचुनाव क्या होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल के बाद नियमित रूप से कराए जाते हैं। 5 साल बाद सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इसको हम कहते हैं कि लोकसभा या विधानसभा का भंग हो जाना, यानी लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है और फिर से नई लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं और उनका नया कार्यकाल शुरू होता है। जैसे कि मैंने बार बार बताया कि जो 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर वो विधानसभा अब भंग हो जाएगी जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे और उसके बाद नई विधानसभा दोबारा से उसका गठन किया जाएगा। फिर इसमें 2 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। एक को हम कहते हैं आम चुनाव। आम चुनाव का मतलब क्या होता है कि सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। आम चुनाव का मतलब ये होता है कि आम तौर पर जब हम 5 साल बाद किसी संस्था के चुनाव करवाते हैं, चाहे जैसे लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों या फिर आपने देखा होगा नगर निगम के चुनाव, तो 5 साल के बाद जब वो चुनाव हो रहे होते हैं तो हम उसको आम चुनाव कहते हैं। जबकि उपचुनाव क्या होता है? जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, मान लीजिए जैसे कोई नेता जीता अपने क्षेत्र से, अब उसकी मृत्यु हो गई या उसने अपने क्षेत्र से उस सांसद के पद से या विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया, तो उसका क्षेत्र यानी उसकी सीट खाली हो जाएगी और केवल उसी क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किया जाएगा। तो इसको हम कहते हैं उपचुनाव। तो आम चुनाव और उपचुनाव में आपको अंतर पता चल गया होगा कि आम चुनाव अक्सर 5 साल के बाद होते हैं और सभी जगह एक साथ होते हैं, जबकि उपचुनाव किसी विशेष क्षेत्र में उस सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण वो होते हैं। समझ में आया? अब एक और ज़रूरी शब्द वो है निर्वाचन क्षेत्र, क्योंकि जब भी हम इस पाठ को समझेंगे बार बार आपको ये शब्द आता रहेगा, निर्वाचन क्षेत्र। आखिर निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके पेपर में भी आता है। निर्वाचन क्षेत्र हमारे देश में क्षेत्र विशेष पर प्रतिनिधित्व आधारित प्रणाली अपनाई जाती है। यानी देखो, अब मेन बात क्या है, चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को ही हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यानी जब भी कहीं पर चुनाव होता है, अगर दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो दिल्ली को जितने भागों में बांटा जाएगा वो हर एक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र होगा। अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो पूरे भारत को जितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, हर एक क्षेत्र को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह है कि हर वोट का मूल्य समान होता है। अगर जब हर वोट का मूल्य समान है तो यही कारण है कि हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक समान हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस क्षेत्र के मतदाता ज़्यादा होंगे, आप समझते हैं ना, वो तो वहाँ से तो हमेशा ज़्यादा वोटिंग ही होगी। तो इसलिए ये व्यवस्था की जाती है कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं, हर निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाता हैं उनकी संख्या लगभग समान होनी चाहिए। अब लोकसभा के लिए देश को कितने भागों में बांटा जाता है? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। 543 यानी 543 जगहों से 543 लोग लोकसभा में चुन के आएंगे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य या फिर सांसद कहा जाता है। यानी लोकसभा के लिए जो सदस्य चुना गया उसको हम संसद सदस्य या फिर सांसद कहते हैं। फिर इसके बाद है विधायक किसे कहते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। यानी कहने का मतलब है हर राज्य की विधानसभा सीट उस राज्य के हिसाब से होती है। जैसे गोवा है, गोवा को जब गोवा में अभी चुनाव होंगे
तो गोवा को 40 हिस्सों में बांटा जाएगा। जब दिल्ली में चुनाव होते हैं विधानसभा के तो 70 भागों में बांटा जाता है। तो इस तरह से हर राज्य को उस राज्य के हिसाब से बांटा जाता है। इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक कहा जाता है, यानी जब विधानसभा के लिए जिस सदस्य का चुनाव होगा उसको हम विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, यानी जब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तो एक बड़ी जगह होगी, उसके अंदर कई सारे विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। इसके बाद तीसरे स्तर की सरकार के लिए पंचायत और नगर पालिका के चुनाव के लिए प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है जो निर्वाचन क्षेत्रों की तरह ही होते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है, जिसे हम पंचायत में तो आपने देखा होगा, पंचायत के केस में हम उसको पंच बोलते हैं, है ना। और फिर जो अगर हमारे नगर पालिका के सदस्य होंगे तो उनको हम निगम पार्षद कहते हैं, याद रहेगा। कई बार इन निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है। कई बार हम कहते हैं भाई, जैसे अभी मैंने बोला दिल्ली को 70 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, या कई बार मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, या कई बार आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं दिल्ली को 70 सीटों में बांटा जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्र को हम सीट भी कहते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। समझ में आई बात आपको? अब चलिए, अब हम चलते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कुछ कमजोर वर्ग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाते। उनके पास दूसरों के खिलाफ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए आवश्यक संसाधन, शिक्षा और संपर्क भी नहीं हो सकते। जो प्रभावशाली और साधन संबंध हैं वे उन्हें चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। देखिए, समाज के कई ऐसे वर्ग भी होते हैं जिनके पास चुनाव जीतने और लड़ने के लिए पैसा ही नहीं है, उनके पास उतनी शिक्षा भी नहीं है, यानी वो समझ भी नहीं पाते, और ना ही उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में जो प्रभावशाली और साधन संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो उन्हें चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो हमारी संसद और विधानसभाओं में हमारी जनसंख्या के एक बड़े वर्ग की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी, यानी उस वर्ग से तो कोई उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, तो उनकी समस्याओं को कोई नहीं समझ पाएगा। तो इससे हमारा लोकतंत्र तो और कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, यानी एससी और एसटी जाति से जो संबंधित हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में उनके लिए भी आरक्षित होते हैं, यानी इन सीटों पर केवल उन्हीं वर्ग के लोग ही लड़ सकते हैं और कोई नहीं। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए, और ये 1 सितंबर 2019 की स्थिति है, उनके लिए वो आरक्षित हैं। एससीज के लिए 84 सीट्स और एसटीज के लिए 47 सीट्स। यह संख्या कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होती है। कई राज्यों में ग्रामीण यानी पंचायत और शहरी नगर पालिकाओं और निगमों, स्थानीय निकायों में सीटें अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी आरक्षित होती हैं, यानी जो हमारी तीसरे स्तर की सरकार होती है ना, जिसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं, ग्राम पंचायत और नगर निगम, उसमें क्या होता है, एससी एसटीज के अलावा ओबीसीज के लिए भी, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी सीटें आरक्षित होती हैं। और साथ साथ इसी तरह ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित हैं। तो देखिए, जो हमारी तीसरे स्तर की सरकार होती है ना, नगर पालिका या नगर निगम की सरकार या ग्राम पंचायत की, तो इसमें क्या होता है कि 1/3 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए और एससी एसटीज और ओबीसीज के लिए भी आरक्षित होती हैं। तो चलिए, अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। मैंने पहले ही आपको समझाया है। आम चुनाव क्या होता है, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, और आमतौर पर ये 5 वर्ष के बाद होते हैं। और उपचुनाव क्या है, जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लिए चुनाव आयोजित किया जाता है, तो उसे हम उपचुनाव कहते हैं। फिर उसके बाद है सांसद और विधायक में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सांसद क्या है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को हम संसद सदस्य या सांसद कहते हैं। और विधायक किसको कहते हैं, विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है, और इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधि को हम क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। फिर अगला प्रश्न कि क्या लोकसभा और राज्य विधानसभा होना चाहिए, राज्य चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण है। देखिए, जो लोकसभा और राज्य चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होता, बल्कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती।
और फिर आखिरी प्रश्न, देश को चुनावी निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या लिखना है कि चुनाव के उद्देश्य से देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है और किसी क्षेत्र में रहने वाले मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। और हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग एक समान होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।